तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, जो कि है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हिंदी मतलब अगर हम देखें तो हिंदी मतलब होता है विकास। और विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में हम आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा सुन रहे हैं न्यूज़ में। और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार इसके ऊपर चर्चा हो रही है, इसके पहले भी हमेशा से चर्चा होती रहती है कि आखिर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, या फिर क्या सही है क्या गलत है डेवलपमेंट के लिए। और अगर आपने न्यूज़ पर कभी ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जो सरकार है वो कहती रहती है कि हमने बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और 10 सालों में 20 सालों में इंडिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन वही विपक्ष कहता है कि नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम जब इस डिस्कशन को सुनते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आती होगी कि आखिर ये डेवलपमेंट होता क्या है। और अगर हम किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए बात करें, जैसे कि सिर्फ आपके लिए बात करें या फिर सिर्फ मेरे लिए बात करूं अगर मैं, तो आखिर डेवलपमेंट जो है वो मेरे लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और मेरे लाइफ पर डेवलपमेंट का क्या प्रभाव होने वाला है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है और उसके लिए क्या मायने, इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए हम टेक्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विथ अस। यानी कि जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट का एक तरीके से सिंपली हम मतलब निकालें आम भाषा में समझने के लिए, तो वो प्रोग्रेस होता है। यानी कि आगे बढ़ना, ग्रो करना और भी अच्छा होना, इस चीज़ को हम सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। लेकिन जो आइडिया है डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का, वो ऐसा नहीं है कि आज हमारे दिमाग में आया है या फिर पिछले 20 सालों से या फिर पिछले 50 सालों से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। आज करीब 100 साल, 2 साल, 300 साल से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और ये हमेशा से हमारे साथ रही है। और देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें या फिर किसी एक खास पर्सन की बात करें, तो उसके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उसके अपने डिज़ायर्स होते हैं, वो कुछ अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है, वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है और वो एक स्पेसिफिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहता है। जैसे कि कोई चाहता है कि मेरे पास घर हो अपना, कोई चाहता है कि मेरे पास कार हो, कोई चाहता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, कोई चाहता है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, ये खाऊँ, ये पीऊँ, ये पहनूँ। तो इसी तरीके से जो हम सभी व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में अपने देश के प्रति एक इमेज होती है कि हमारे जो देश है वो किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे देश में लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। और इसके अलावा क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे देश के लोगों की ज़रूरत है या फिर आम लोग को चाहिए या फिर किसी एक व्यक्ति को चाहिए। हम लोगों की जो लाइफ है वो बेटर हो सकती है या नहीं, लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं और समाज के अंदर, देश के अंदर ज़्यादा इक्वालिटी कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर ये जो थिंकिंग है कि देश कैसा होना चाहिए या फिर हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए या फिर इस तरीके की जो थिंकिंग्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ खास चीज़ है, ये सभी चीज़ों को डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो डेवलपमेंट में इन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है, इन क्वेश्चंस के बारे में, और ये जवाब निकालने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं या फिर ये जो टॉपिक्स हैं, किसी एक पर्सन के लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ज़्यादा इक्वालिटी कैसे क्रिएट किया जा सकता है सोसाइटी में, इन चीज़ों को अचीव करने का हम एक तरीके से तरीका ढूंढते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इन चीज़ों को अचीव करें। इसी को एक तरीके से डेवलपमेंट के जरिए हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने बात की, चाहे हम देश के बारे में बात करें या फिर किसी एक खास पर्सन के बारे में बात करें, वो सुविधाएं या फिर वो जो चीज़ें हैं जो वो चाहता है, वो किसी एक खास व्यक्ति को तक पहुंचाना या फिर देश के, समाज के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाना को हम एक तरीके से सिंपली डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो देखिए, डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है या फिर बहुत सिंपल सा चीज़ है जिसे हम तुरंत ही समझ सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बहुत ही एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क है। और इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे डेवलपमेंट को यहाँ पर समझ लेंगे या फिर यहाँ पर पढ़ लेंगे।
यहाँ पर हम डेवलपमेंट को समझने की शुरुआत करने वाले हैं कि आखिर डेवलपमेंट का बेसिक्स क्या है, और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हो तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या आती हैं, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में, इनके बारे में आपको ज़्यादा डीप नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज आपको हायर क्लासेस में मिलेंगी, जब हायर स्टडीज़ आप करेंगे उस समय में। और इसके साथ ही जो क्वेश्चंस ऊपर हमने डिस्कस की, उन क्वेश्चंस में से ज़्यादातर को आंसर हम करने, एक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बल्कि ये आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है। कैसे? तो देखिए, आज हमारा जो लाइफ है ये पूरी तरीके से प्रभावित है हमारे इतिहास से। यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरीके से रहा करते थे, हमारे पिताजी की जो जनरेशन है वो किस तरीके से रही, उसके आधार पर ही जो हमारा जो प्रेजेंट है वो क्रिएट होता है, तैयार होता है। अगर हमारे पिताजी अमीर होते तो हम भी अमीर होते, अगर उनके समय में सोसाइटी अच्छी होती तो हमारे समय भी सोसाइटी अच्छी होती। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट है, हमारी जो लाइफ है, वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है हमारे हिस्ट्री पर, हमारे इतिहास पर। इसलिए ये जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है ये हिस्ट्री को भी प्रभावित करते हैं, जो हिस्ट्री टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसको भी प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी इन चीज़ों से प्रभावित है, और पॉलिटिकल साइंस को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे जो होप्स हैं या फिर हमारे जो चाहत है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हम अपने सरकार को कैसे बताते हैं? तो पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो इंडिया में फॉलो किया जाता है उसके ज़रिए। तो इसलिए ये जो चीज़ है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, आपका पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक। टॉपिक का नाम है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो देखिए, डेवलपमेंट आखिर हमें वादा क्या करता है, डेवलपमेंट होने से हमें फ़ायदा क्या है, डेवलपमेंट हमें क्यों करना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट का अगर मतलब आपसे पूछा जाए तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल अलग होगा, मेरे लिए बिल्कुल अलग होगा, और किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछे तो उसके लिए अलग होगा, और किसी किसान से पूछे तो उसके लिए अलग होगा। यानी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का गोल अलग होता है, डेवलपमेंट के बारे में उनके विचार अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सिंपली टेबल बनाया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक तरीके से डेवलपमेंट को इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है वो अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों के लिए क्या मायने रखता है, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं। और इसमें जो यहाँ पर टेबल दिया गया है इसमें कुछ खाली छोड़ दिया गया है, इनको हम एक तरीके से भरने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लोगों की कैटेगरी बनाई गई है और उनके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं और एस्पिरेशंस हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप एक गांव में रहने वाले किसान से पूछें जिसके पास ज़मीन नहीं है, यानी कि लैंडलेस रूरल लेबर से पूछें कि उसका जो डेवलपमेंट गोल क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो उसके लिए एस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत छोटे छोटे एस्पिरेशन से किया। तो उसके लिए वो चाहता है कि उसे ज़्यादा दिनों तक काम मिले और अच्छा वेतन मिले, और जो लोकल स्कूल है वो एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करे उसके बच्चों के लिए, और वहाँ पर उस गांव में यानी कि किसी भी तरीके का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी गांव के लीडर बन सके। तो सिंपली अगर आप देखें तो डेवलपमेंट की हम बात करें अगर देश के लेवल पर या फिर किसी बड़े व्यक्ति से कंपैरिजन करें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो उसकी जो एस्पिरेशंस है वो बहुत ही छोटी है। इसी तरीके से अगर हम किसान की बात करें, पंजाब में रहने वाले किसान की, जो कुछ अमीर है, जिसके पास पैसे हैं, उसके पास अच्छी खेती की ज़मीन है, तो उसका जो एस्पिरेशन होगा वो इस लैंडलेस रूरल लेबर से बिल्कुल अलग होगा, कि जो उसकी फैमिली है उसको एक अच्छा इनकम मिले, और जो उसकी जो खेती में जो उसने प्रोड्यूस किया है उसके लिए हायर सपोर्ट प्राइस मिले उसके क्रॉप्स के लिए, और इसके साथ ही उसे हार्ड वर्किंग और सस्ते लेबरस मिले। यानी कि यहाँ पर देखिए, लेबर जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसे ज़्यादा वेतन मिले यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो किसान है वो चाहता है कि उसे सस्ते लेबर्स मिले। और
ये जो किसान है पंजाब का, ये भी चाहता है कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सके। इसके साथ ही फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इसके लिए अगर एक तरीके से डेवलपमेंट गोल पूछा जाए या फिर एस्पिरेशंस पूछा जाए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट है। तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है या फिर एस्पिरेशन है, उसकी चाहत है कि बारिश जो है वो अच्छी हो, ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो सके और अच्छी प्राइसेस में वो चीज़ों को बेच सके। इसके साथ ही अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। तो इसके क्या गोल हो सकते हैं? इसके गोल हो सकते हैं कि जो हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है मेन और वुमेन के आधार पर, उसको ख़त्म किया जाए, हम बाहर जाकर काम कर सकें या फिर घूम सकें इस तरीके से। अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो उसके गोल एस्पिरेशंस होंगे कि उसको एक अच्छा जॉब मिल जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो सही तरीके से कमा सके और अपने परिवार का खर्चा चला सके। और एक अमीर लड़के की बात करें जो शहर में रहता है, तो उसके एस्पिरेशंस होंगे कि उसके पास अच्छी कार हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो, इस तरीके की एस्पिरेशंस होंगे। एक लड़की जो कि अर्बन फैमिली में रहती है, अमीर अर्बन फैमिली में, तो उसके क्या एस्पिरेशंस है? उसके एस्पिरेशंस है कि वो उसको उतना ही फ्रीडम मिले जितना कि उसके ब्रदर को मिलता है, और वो कर सके जो वो चाहती है अपने लाइफ में करना, यानी कि जैसे बाहर पढ़ना, विदेश में पढ़ना या फिर कुछ और करना। तो इसी तरीके के एस्पिरेशंस जो हैं वो अलग लोगों के होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपने टेबल 1.1 फिल कर दिया है तो उसको अब आइए एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो सोसाइटी के अलग अलग तबके के जो लोग थे, उनका जो डेवलपमेंट का एक तरीके से मतलब था, या फिर डेवलपमेंट की जो थिंकिंग थी डेवलपमेंट के बारे में या फिर प्रोग्रेस के बारे में, वो एक नहीं थी, वो बिल्कुल अलग थी। और उसमें से जो हर एक व्यक्ति था वो अलग अलग चीज़ों को चाहता था डेवलपमेंट के ज़रिए। और यानी कि डेवलपमेंट में वो चीज़ें वो मांगते थे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि वो चीज़ें जो उनको काफ़ी अमीर बना सकती है, उनके लिए लाइफ को बेहतर बना सकती है। जैसे जो लेबर है वो चाहता है कि उसे ज़्यादा सैलरी मिले, और जो किसान है वो चाहता है कि उसे सस्ते लेबर मिले। इस तरीके की जो कंट्राडिक्शन है वो सोसाइटी में हमेशा देखने को मिलती है डेवलपमेंट के नाम पर, यानी विकास के नाम पर। तो अगर एक तरीके से बात करें, दो व्यक्ति या फिर अगर आप एक ग्रुप से पूछें, जहां पर बहुत सारे लोगों से पूछें, तो इन चीज़ों के बारे में पूछें, तो आपको बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग आंसर मिलेगा। जो एक लड़की है वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि उसे ज़्यादा फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले अपने भाई जितना, और वो जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें भी शेयर करे। उसका भाई इन चीज़ों से उसके भाई को बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा। उसके लिए एक तरीके से कुछ अलग ही थिंकिंग होगी। उसके पास कार हो, उसको रात के 12 बजे तक घर से बाहर रहने का परमिशन दिया जाए, इस तरीके की चीज़ें वो चाहेगा। इसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा डैम बनने चाहिए। लेकिन जब डैम की बात करते हैं तो डैम जो है वो कई गाँवों को प्रभावित करते हैं, डुबो देते हैं, और बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग ट्राइबल्स हैं या फिर उस इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनको डिस्प्लेस होना है, तो उनके लिए एक डेवलपमेंट क्या होगा कि ये डैम नहीं बनना चाहिए, बल्कि छोटे चेक डैम बनने चाहिए या फिर टैंक बनना चाहिए, जिससे कि उनके ज़मीन को पानी मिल सके इरिगेशन के लिए। तो यहाँ पर यहाँ पर कई चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं कि जो अलग अलग लोग हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, कि एक व्यक्ति के लिए जो भी डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेबर्स को अच्छे वेतन देने लगे, अच्छे सैलरी देने लगे, तो किसान को हो सकता है कि वो चीज़ें महंगी पड़े और वो अब खेती में उसे प्रॉफिट ना हो। और इसी तरीके से अगर हम डैम ना बनाए बड़े डैम ना बनाए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और अगर हम डैम बनाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होगी कि उन्हें अपने घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो गांव है या फिर जो इलाका है वो डूबने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखिए टेबल 1.1 पर ध्यान देने से हमें ये तो पता चला कि वहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी कि जो लोग हैं
वो क्या डिज़ायर करते हैं कि उनका जो काम है वो डेली हमेशा उन्हें मिलना चाहिए, उनके पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए, अच्छे वेजेस उनके मिलने चाहिए, उनके क्रॉप्स के लिए अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, और क्रॉप्स या फिर दूसरे चीज़ों के लिए जो भी वो बनाते हैं। तो सिंपली अगर इन चीज़ों को एक तरीके से हम मिलाएं तो हमें ये पता चलता है कि सभी लोग क्या चाहते हैं। सभी लोग अपने लिए ज़्यादा इनकम चाहते हैं, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो ताकि हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। तो देखिए, ज़्यादा इनकम को पाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग एक तरीके से चाहते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी काम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लिए भी बात करें तो आपको अगर कोई जॉब मिले तो आप कैसी जॉब चाहेंगे कि आपको वहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए मिले, आपको आज़ादी हो और आपको एक तरीके से सिक्योरिटी मिले, जॉब को लेकर सिक्योरिटी कि हमारी नौकरी नहीं जाएगी, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी भी मिले कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से रोड पर निकल सके, इस तरीके की चीज़ें भी, और आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं लोगों के इनकम के अलावा भी। तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने लाइफ के लिए या फिर अपने इनकम के लिए या फिर जॉब, जिस चीज़ की हम बात करें तो अगर हम कुछ केसेस में बात करें तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके जो रेगुलर इनकम है उससे भी ज़्यादा। यानी कि आप अपने इनकम को ना ध्यान देकर बल्कि आप इन चीज़ों को ध्यान देने लगते हैं कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या नहीं, आपको फ्रीडम है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि मटेरियल गुड यानी कि पैसे या फिर कोई भी वस्तु जो है वो आपके लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपके ज़िंदा रहने के लिए या फिर आपके लाइफ को चलाने के लिए। तो जो पैसे हैं या फिर जो मटेरियल थिंग्स हैं वो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है पैसे के ज़रिए। तो ये एक फैक्टर है जिसके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है, यानी पैसे के ऊपर लाइफ डिपेंड करती है। लेकिन जो क्वालिटी है लाइफ का वो एक तरीके से डिपेंड करती है नॉन मटेरियल चीज़ के ऊपर, जिनके ऊपर यहाँ पर बात की गई, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की, फ्रीडम की, इक्वल ट्रीटमेंट की। तो एक तरीके से अगर हम सोचें कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा सैलरी दिया जाता है लेकिन वहाँ पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, आपको सब ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर आपको मिलता है तो आप एक तरीके से पैसे को लात मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो देखिए, ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो एक तरीके से आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचें कि आपका जो फ्रेंड है उसका आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप एक तरीके से ये जो मनी है, पैसे हैं या फिर इन चीज़ों के अलावा आप एक तरीके से चाहते हैं कि आपका जो फ्रेंडशिप है वो बना रहे। उसी तरीके से आप अगर इस चीज़ पर नहीं सोच पा रहे हैं तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं, सब चीज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जितना इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, ये चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जिन चीज़ों को आसानी से मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लाइफ में, और इन चीज़ों को जनरली बहुत ही ज़्यादा इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इमेज है, इमेज में यहाँ पर सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था नर्मदा पर, उसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस डैम के जरिए इन लोगों का जो घर है वो एक तरीके से डूब जा रहा था उस डैम के प्रभाव से, और इसलिए ये लोग चाहते थे कि उस डैम को नहीं बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर जो हमने चीज़ों की बात की, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, तो इस चीज़ को एक तरीके से हमारे लिए गलत होगा कि हम कहेंगे कि इन चीज़ों को मेज़र नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। और अगर आपको मान लीजिए एक जॉब दिया जाता है जो कि आपके घर से बहुत ही दूर है, और उस जॉब को लेने से पहले आप कम से कम 10 बार सोचेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे। इनकम तो मान लीजिए आपको पता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, जैसे आपकी फैमिली अगर वहाँ जाती है तो उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है, आप वहाँ कोई नई चीज़ सीख सकते हैं या नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आप सोचेंगे। अगर आप दूसरे केस में देखें, दूसरे चीज़ पर अगर ध्यान दें
तो एक ऐसा जॉब है जो कि आपको कम पैसे दे सकता है, लेकिन आपको एक तरीके से रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, आपको एक तरीके से सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी। और इसके अलावा दूसरी जॉब है जो आपको ज़्यादा पैसे तो दे सकता है, लेकिन आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कि यानी कि आपको किस दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा आपको खुद पता नहीं है। और इसके साथ ही उस जॉब में आपको आपके फैमिली के लिए ज़रा भी समय आपको नहीं मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एक तरीके से आपको लेस फ्रीडम के फील कराती है कि मुझे आज़ादी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस जॉब के अलावा। आपको एक तरीके से जो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको भी कम करती है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो मेरी इनकम अगर बढ़ गई तो मैं डेवलप हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो ये बात सच है कि अगर वुमेन जो है उनको इंगेज किया जाए पेड वर्क में तो उनकी जो डिग्निटी है वो हाउस होल्ड में या फिर सोसाइटी में बढ़ जाती है। लेकिन एक और केस ये है कि अगर वुमेन के लिए रिस्पेक्ट जो है वो होगा तो अगर इसी चीज़ को हम उलट कर देखें कि यहाँ पर हमने बात की कि अगर लोग काम करती हैं, अगर महिलाएं काम करती हैं तो उनको ज़्यादा डिग्निटी मिलेगी और उनको एक तरीके से उनकी वैल्यू जो है सोसाइटी में बढ़ेगी। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम उलट कर देखें कि अगर महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया जाए या फिर जो उनका एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो, महिला को आज़ादी दी जाए, तो वो आसानी से बाहर जाकर काम कर सकती है और अलग अलग तरह के जॉब्स कर सकती है या फिर कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो लोगों द्वारा तय किए जाते हैं वो सिर्फ उनके बेटर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते या फिर बेटर इनकम के बारे में नहीं होते, बल्कि दूसरी चीज़ों के बारे में भी होते हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और यह है वीडियो नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। देखिए यह है वीडियो नंबर 2। इसके पहले एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर मैंने, जिसमें हमने बात की थी कि लोगों का क्या एक तरीके से लाइफ में गोल होता है, लोगों का कंट्री के डेवलपमेंट के प्रति क्या नजरिया होता है, और सभी लोगों के मन में अलग अलग विचार होते हैं डेवलपमेंट के प्रति या फिर उनके लाइफ के प्रति। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए हमने जैसा कि ऊपर देखा था, यानी इस टॉपिक से पहले वाले टॉपिक में, कि जो हर एक आदमी होता है, चाहे वो मैं हूं, आप हो या फिर कोई और हो, उसका नेशनल डेवलपमेंट के प्रति जो नजरिया है वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। और आप अगर डिस्कस करें अपने दोस्तों के बीच कि आखिर इंडिया को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए और इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर आप ये पाएंगे कि जो अलग अलग स्टूडेंट हैं उनके मन में अलग अलग विचार हैं डेवलपमेंट के प्रति या फिर देश को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, इस चीज़ का आंसर के रूप में। और यहाँ तक कि ये पाएंगे कि आप अपने मन में, ऐसा नहीं है कि आपके मन में भी सिर्फ एक विचार है कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए, बल्कि आपके मन में एक से कई ज़्यादा 2, 4, 10 इस तरीके के विचार हो सकते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलप होने के लिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए कि जो अलग अलग लोग हैं उनके मन में अलग अलग विचार होते हैं और उनका जो एक तरीके से थिंकिंग होता है वो एक दूसरे के से काफ़ी डिफरेंट होता है और एक तरीके से कन्फ्लिक्टिंग होता है। तो हम ये इस चीज़ को कैसे सोच सकते हैं कि अलग अलग आइडियाज़ को हम किस तरीके से ट्रीट करें। क्या हम सभी आइडियाज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जितने भी आइडियाज़ आपके मन में हैं या फिर आपके दोस्तों के मन में हैं सभी बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, या फिर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक तरीके से कोई भी व्यक्ति डिसाइड कैसे करे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 10 आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के लिए कि ये करना चाहिए, 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 तो इस तरीके के कन्फ्लिक्ट में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सरकार, कोई भी संस्था ये डिसाइड करेगी कि आखिर करना क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, और इन सभी रास्तों में से कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो कि एक बिल्कुल सही हो और बिल्कुल अच्छा रास्ता हो डेवलपमेंट के लिए, जो कि सभी लोगों को फायदा करे। और यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि
क्या हमारे जो आइडिया हैं उस आइडिया से भी अगर कोई बेहतर आइडिया मौजूद है या नहीं, और हम जो रास्ता अपना रहे हैं किसी काम को करने के लिए उससे अच्छा कोई रास्ता हमारे पास है या नहीं उस काम को करने के लिए। और इसके साथ ही एक और चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आइडिया हैं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, 2 4 10 लोगों को, और इस आइडिया हमारे आइडिया से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें कुछ सोचना चाहिए डेवलपमेंट के प्रति। जो आइडिया है उसको लाना चाहिए। तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट में ये सभी चीजें इंक्लूड होती है कि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए और इन क्वेश्चंस में हमें एक तरीके से सही आंसर मिले, इस चीज के प्रति भी सोचना नेशनल डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की या फिर लोगों की, वो ये है कि गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। तो वो वैसा कैसे हो सकता है, गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, ये सभी चीजें कैसे हो सकती है। तो ये सभी चीजों क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चंस को अगर सही से हम आंसर कर पा रहे हैं तभी वो जो आइडिया है वो डेवलपमेंट के नाम पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट एक टैब है हमारे पास, लेट्स वर्क दिस आउट, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिक्चर को देखिए और पिक्चर को देखने के बाद इस इलाके में क्या डेवलपमेंट के गोल होने चाहिए इसको आप बताइए। तो यहाँ पिक्चर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा बिल्डिंग है, काफी बड़ा बिल्डिंग है, और इसके साथ ही नीचे कुछ छोटे छोटे झोपड़पट्टी है, कुछ झोपड़े में लोग रह रहे हैं। तो आखिर ऐसे इलाके में डेवलपमेंट की क्या थिंकिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इस इमेज को देखने पर आती है ध्यान में, वो ये है कि यहाँ पर अमीर लोग तो हैं लेकिन इसके साथ ही इस इलाके में गरीब लोग भी रह रहे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अपार्टमेंट जैसा या फिर बंगलो इस तरीके का मकान नहीं है। तो यहाँ के लिए डेवलपमेंट गोल एक ये हो सकता है कि ये जो गरीब लोग हैं इनके इनकम को बढ़ाया जाए, इनको एक तरीके से घर प्रोवाइड किया जाए, इनको जॉब प्रोवाइड किया जाए और भी चीजें की जाए इन लोगों के लिए। तो ये एक उनके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिया गया है जिसको पढ़कर इसके साथ ही आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो एक जहाज जिसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर दिया एक शहर में और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में। तो ऐसा हुआ था कहां पे, ऐसा हुआ था अबिजान शहर में जो कि आइवरी कोस्ट में, आइवरी कोस्ट एक देश है अफ्रीका का। और इस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से जो फ्यूम्स निकल रहे थे या फिर धुआं निकल रहा था इस टॉक्सिक वेस्ट से, उस वजह से जो लोग थे उनको काफी नौशिया हो गया, स्किन रैसेस हो गए, फेंटिंग होने लगा, डायरिया हो गया और इस तरह की बहुत सारी परेशानी हो गई। और 1 महीने के बाद करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी थी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से, 20 लोग हॉस्पिटल में थे और करीब 26,000 लोगों का इलाज चल रहा था पॉइजनिंग के सिम्टम की वजह से। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती है, काम करती है पेट्रोलियम और मेटल्स का, उसने लोकल कंपनी के साथ ये डील किया था कि जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको वहां पर डंप किया जाए, ठिकाने लगाया जाए या फिर फेंक दिया जाए। तो देखिए यहां पर अब कुछ सवाल लिखे गए हैं, इन सवालों के आंसर हमें करने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। तो इस पूरे प्रोसेस में आप तो सिंपली समझ गए होंगे कि इस पूरे प्रोसेस से किन लोगों को फायदा हुआ और किसको फायदा नहीं हुआ। तो देखिए वो लोग जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे या फिर जो लोकल कंपनी थी जिसने इस वेस्ट को डंप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उन लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन वहां पर जो कॉमन पीपल रहने वाले लोग थे उस शहर में उनको फायदा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनको हेल्थ से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हुए। और यहाँ पर दूसरा सवाल है कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो देखिए डेवलपमेंट गोल्स के लिए काफी सारे विचार आ सकते हैं आपके मन में भी और मेरे मन में भी, तो इसको आप अपने विचार के हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। यानी आपके घर, आपके गांव या फिर आपके लोकेलिटी के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, आप एक्टिविटी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो यहां पर हमने देखा ऊपर एक चीज कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें
तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डेवलपमेंट के ख्याल हो सकते हैं, या फिर अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग हो सकता है। कोई चाहता है कि हमारा गांव जो है वो सुंदर हो जाए, कोई चाहता है कि हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हमको इनकम बढ़ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा हैप्पी हो जाऊं। इस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आता है, आप भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि अगर डेवलपमेंट जो है उसके अलग अलग मायने हो सकते हैं या फिर अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड है और कुछ कंट्रीज जो है वो अंडर डेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलपिंग स्टेज में है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कुछ एक दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं या फिर एक दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं, तब इस चीज को हम ज्यादा अच्छी तरीके से आंसर करने पाएंगे। तो देखिए, जब भी हम कंपेयर करते हैं अलग चीजों को, तो उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज हो सकते हैं और कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें होंगे जिनको लेकर हम एक तरीके से उन दो चीजों को कंपेयर करेंगे जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं कि आप अपने क्लास में जाएं, क्लास में आप स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और हम किस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तब हम समझने पाएंगे कि अलग अलग कंट्रीज को या फिर अलग अलग स्टेट्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें अपने क्लास में, तो उनके बीच में बहुत तरह के डिफरेंसेस भी होंगे और उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी। जैसे उनके हाइट अलग होंगे, हेल्थ अलग होगा, उनका टैलेंट अलग होगा और उनका इंटरेस्ट अलग होगा। तो हो सकता है कि जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है आपके क्लास में, वो सबसे तेज स्टूडेंट ना हो, सबसे पढ़ने वाला स्टूडेंट ना हो, और जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो हो सकता है कि सबसे फ्रेंडलीस्ट ना हो, यानी किसी से दोस्ती ना रखता हो, अच्छा उसका बिहेवियर ना हो। तो आप इस तरीके के डिफरेंसेस के बीच स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे? तो देखिए, जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आखिर हमें किस काम के लिए ये कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पोर्ट्स के लिए टीम चुन रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के लिए, तो हम उनके क्रिकेटिंग स्किल्स को देखेंगे। अगर हम डिबेट के लिए टीम चुन रहे हैं तो हम उनके डिबेटिंग स्किल्स को देखेंगे, और हम पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम चुन रहे हैं तो हम उनके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को देखेंगे। और इसके बावजूद हमें किसी कारण से अगर एक क्राइटेरिया बनाना हो जिसके आधार पर हम स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, तो वो कौन सा आधार हो सकता है? तो देखिए, ऐसा करने के लिए हम स्टूडेंट्स जो हैं उनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हैं और उसके आधार पर सभी स्टूडेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। और इस बात में मतभेद हो सकता है कि आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया हो जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाए। तो जैसे हो सकता है कि फ्रेंडलीनेस, दोस्ताना व्यवहार है या नहीं, कॉर्पोरेशन का स्पिरिट है या नहीं, क्रिएटिविटी है या नहीं, या फिर एग्जाम में उन्हें कितना मार्क्स आया है, इस चीज़ के आधार पर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, कंपैरिजन के लिए, स्टूडेंट्स को कंपैरिजन के लिए बहुत अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये डेवलपमेंट के ऊपर भी लागू हो सकती है, और कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आधार बनाकर हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और उनको हम कंपेयर करते भी हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन तरीका है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का और जिसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है उन कंट्रीज़ का इनकम। यानी किसी भी कंट्री को हम कंपेयर करने के लिए जो सबसे बेसिक तरीका यूज़ करते हैं वो उसका इनकम होता है। तो देखिए, जो कंट्रीज होते हैं, हायर इनकम जिन कंट्रीज का होता है, उन्हें जनरली हम डेवलप्ड कहते हैं या फिर डेवलप्ड मानते हैं, और जिन कंट्रीज को का जो इनकम है वो कम होता है, उन्हें हम जनरली अंडर डेवलप्ड मानते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज मानते हैं। तो आखिर ऐसा हम इस इनकम को आधार क्यों बनाते हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे रीजन से कंपेयर करने के कंट्रीज को और बहुत सारे तरीके हैं? तो देखिए, यहाँ पर सिंपली बात एक ये है, या फिर सिंपली थिंकिंग हम इसके पीछे कह सकते हैं, ये है कि अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो लोग अपने ज़रूरतों की चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं, अपने शौक की चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं और एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। और यहाँ पर अगर इनकम को आप समझ नहीं पा रहे, तो इनकम का सिंपली यहाँ पर बात है कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो जो इनकम आएगा उस इनकम की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, तो शायद आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मैंने क्लियरिफाई कर दिया है। तो देखिए, इस नेशनल इनकम को आधार बनाकर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, और आप तो ये समझ गए कि आखिर इसको आधार क्यों बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, लोग अगर किसी देश का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो वहाँ के लोग जो हैं
वो आसानी से उन चीज़ों को खरीद सकते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे कार कोई चाहता है तो खरीद सकता है, मोबाइल फ़ोन कोई चाहता है तो खरीद सकता है, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इस वजह से। तो इस बात से ये एक तरीके से माना जाता है कि उस देश के लोग जो हैं वो ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा वो हैप्पी होंगे, उनके पास अपनी ज़रूरतों की चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात की जाए व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, तो देखिए इनकम यहीं पर समझाया गया है जो मैंने अभी बताया कि जो इनकम है कंट्री का वो उस देश के लोगों का जितने भी लोग हैं उन सभी का जो इनकम है उसको जब जोड़ दिया जाए तो उस वो जो आंकड़ा निकलता है या फिर जो इनकम निकलता है उसे हम इनकम कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम, इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पूरे कंट्री का ये टोटल इनकम हमें प्रोवाइड करा देता है, टोटल इनकम हमें मिल जाता है कि आखिर किसी देश का टोटल इनकम कितना है। तो देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो दो देशों को कंपेयर करने के लिए ये जो आंकड़ा है ये बिल्कुल सही है कि हम नेशनल इनकम के जरिए दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों के लाइफ के बारे में कि एक कंट्री के लोगों का लाइफ कैसा है दूसरी कंट्री के लोगों के लाइफ के मुकाबले, तब ये आंकड़ा हमें सही जानकारी नहीं देता है और ये आंकड़ा हमें एक तरीके से गलत जानकारी देता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखिए एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि किसी देश में किसी देश का 100 रुपये नेशनल इनकम है और वहां पर 100 लोग रहते हैं, और किसी देश का 90 रुपये नेशनल इनकम है लेकिन वहां पर 10 लोग रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज को इन दोनों आंकड़ों के बीच में इस नेशनल इनकम के आधार पर, तो ये कंट्रीज जो है वो ज़्यादा अमीर है। लेकिन जब हम लोगों के लाइफ को कंपेयर करेंगे तो इस देश में जो लोग हैं इनका लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर है और इनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इसलिए ये जो आंकड़ा है हमारा नेशनल इनकम, ये हमें लोगों के लाइफ के ऊपर सही जानकारी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इस चीज़ के लिए हम एवरेज इनकम का यूज करते हैं जिसे कि हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो देखिए ये पर कैपिटा इनकम क्या है? तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, यानी कि टोटल जो देश की कमाई है वो हर एक आदमी के हिस्से में कितनी आती है, यानी कि एवरेज एक आदमी साल में कितने पैसे कमाता है, ये सिंपली इसका मतलब हुआ। तो इस चीज के आधार पर हम लोगों के लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं और उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए 2006 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया यूज किया गया था देशों को क्लासिफाई करने के लिए। तो वैसे कंट्रीज जिनका 4,53,000 रुपए से ज्यादा पर कैपिटा इनकम था सालाना 2004 में, उनको रिच कंट्रीज कहा गया था, और जिन कंट्रीज का 37,000 से कम था उनको लो इनकम कंट्रीज कहा गया था। तो इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्रीज में आता था 2004 में, अभी मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। उस समय में सिर्फ 28,000 रुपये पर एनम इंडिया के लोगों की कमाई थी। और जो रिच कंट्रीज की अगर हम बात करें तो रिच कंट्रीज में अगर हम मिडिल ईस्ट को हटा दें या फिर कुछ और जो छोटे कंट्रीज हैं उनको हटा दें, तो जो ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं और उन्हीं को हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। जैसे यूरोप के कंट्रीज हो गए, यूएसए हो गया, या फिर कुछ और कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सभी कंट्रीज जो हैं ये आते हैं इस कैटेगरी में। तो इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट, और यह है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं जहां पर इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक है जिससे आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था इस टॉपिक के पहले तक, एवरेज इनकम के पहले तक, और पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आखिर किसी व्यक्ति के मन में डेवलपमेंट के प्रति क्या विचार होता है, चाहे वो उसका पर्सनल डेवलपमेंट हो या फिर देश का डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए। और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में देखा, और जो कंट्रीज़ हैं उनको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी उसके लिए क्या आधार बना सकते हैं, इस चीज़ को हमने देखा था। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ की बात की थी और वो था एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम की हमने बात की थी। तो इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला इसी टॉपिक को देख लेते हैं, एवरेज इनकम को, कि आखिर एवरेज इनकम होता क्या है और इसके
प्रोज और कॉन्स क्या हैं, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं इसको यूज़ करने के। तो देखिए एवरेज इनकम की अगर हम बात करें तो एवरेज इनकम या फिर कोई भी एवरेज की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी आसान होता है हमारे लिए एवरेज का यूज़ करके कंपैरिजन करना किसी भी दो चीज़ के बारे बीच में, चाहे वो कंट्रीज़ के बीच में हो या फिर किसी और चीज़ के। तो एवरेजेस का यूज़ जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, यानी कि जैसे डिस्पैरिटी जो है वो काफ़ी छुप जाती है। फॉर एग्जांपल अगर एवरेज इनकम की हम बात करें तो एवरेज इनकम हो सकता है कि एक देश का 10,000 हो, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में बताया गया है, और दूसरे देश का भी एवरेज इनकम 10,000 हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले देश में सभी लोगों का लगभग 9,000, 8,000, 7,000, 12,000 इस तरीके का इनकम हो, यानी आसपास हो, और दूसरे देश में ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर 1 लाख हो और दूसरी जगह पर 500, 500, 500, ये तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होंगे तो ये छिप जाते हैं। मतलब एक देश में कितनी डिस्पैरिटी है, अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क कितना है, ये एवरेज इनकम को यूज़ करने से हमें पता नहीं चलने पाता है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको सिंपली छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझा दिया कि आखिर यहाँ पर लिखा क्या गया है, और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपली दिखाया गया है कि जो कंट्री होते हैं जहाँ पर ज़्यादा अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं होता है उसमें कैसी स्थिति होती है, और वैसे देश जहाँ पर अमीर और गरीब में फ़र्क होता है, जहाँ पर अमीर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनके बीच में क्या फ़र्क होता है। तो गरीब जो है वो लेबर के रूप में काम करता है, लेकिन जो अमीर है उसके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, और गरीब को उसके मुकाबले में बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया आपको एक टैब, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ। इसके बाद अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो देखिए इसके पहले हमने बात की एक क्राइटेरिया की जिसके ऊपर हम कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, और वो थी एवरेज इनकम। और इसके बाद इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे तरीके जिनसे हम कि स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या फिर पर्सनल एस्पिरेशंस को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति के पर्सनल एस्पिरेशंस को या फिर पर्सनल लाइफ के गोल्स को, तो हम ये पाते हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ सैलरी के बारे में या फिर इनकम के बारे में ख्याल नहीं रखते, लेकिन उनके लाइफ में दूसरे गोल्स भी होते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए, रिस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अपना जॉब चुनते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। तो ये केवल कह देना कि अगर हम कंट्री को कंपेयर करने लगे केवल उसके इनकम के आधार पर कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वो हम एक तरीके से सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस देश में, कोई भी देश में, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और देश हो, वहाँ पे हो सकता है कि इनकम बहुत ज़्यादा हो लेकिन लोगों का हेल्थ की स्थिति उतनी अच्छी ना हो, लोगों का लाइफ उतना अच्छा ना हो। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर किसी कंट्री को हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल आता है कि अगर हम इनकम, तो हमने देख लिया कि इनकम को हम सिंपली देखते हैं कि एवरेज इनकम कितना हुआ किसी भी देश का, उसके आधार पर हम देशों को कंपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं देशों को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी एक देश में लोगों के जीवन की क्या स्थिति है इसको पता करने के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए टेबल 1.3 आपको दिया गया है। टेबल 1.3 में आपको कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया है पंजाब, केरल और बिहार के बारे में, कि देखिए पंजाब का जो इनकम था 2002-2003 में पर कैपिटा इनकम 26,000 था, केरला का 22,800 रुपये था, और बिहार का 5,700 रुपये था। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, केवल ये पता चलता है कि किस राज्य में एवरेज इनकम लोगों का क्या है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म बताया गया है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस फॉर 2002-2003। तो देखिए ये रियली में यहाँ पर बताया गया, लेकिन ये क्या होता है इसको आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आगे के क्लासेस में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो देखिए इन चीज़ों को ध्यान में आपको नहीं रखना है, सिंपली इस ध्यान में रखें कि देखिए ये क्या है। तो एवरेज आदमी पंजाब में उस समय में 2002-2003 में कितना कमा रहा था, 26,000, केरला में 22,800 और बिहार में 5,700। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो अगर हम पर कैपिटा को केवल अगर ध्यान में रखें मेजर करने के लिए देशों स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, तो हमें ये पता चलेगा कि पंजाब जो है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है और बिहार जो है वो सबसे कम डेवलप्ड स्टेट है। तो इसके अलावा दूसरे डाटा को अब हम देखने वाले हैं, दूसरे तरीकों को हम देखने वाले हैं जिससे कि हम स्टेट्स को या फिर देशों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए जो इनकम है पर कैपिटा इनकम, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनको यूज़ किया जाता है देशों को डेवलपमेंट की स्थिति या फिर क्या काम हो रहा है या फिर देश डेवलप हो रहा है, यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए। जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR जिसको कहते हैं, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं लेकिन ये काफ़ी फेमस है और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। तो देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सिंपली ये बताता है कि 1000 में बच्चों की संख्या कितनी है जो कि 1 साल से पहले मर जाते हैं, यानी उनकी 1 साल उम्र होने से पहले ही वो मर जाते हैं। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी रेट कि 7 साल की उम्र से ऊपर के जो आदमी हैं या फिर बच्चे हैं किसी एक खास इलाके में या फिर किसी एक खास देश में, वो उनमें से कितने लिटरेट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो आपका हो गया कि 6 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो हैं उसमें से कितने परसेंटेज बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये सिंपली बताया गया। तो इसमें आप अगर कंपैरिजन करें तो पंजाब को तो हमने देखा कि पंजाब सबसे अमीर स्टेट था, वहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा था। लेकिन मोर्टालिटी रेट को अगर हम देखें तो मोर्टालिटी रेट में जो पंजाब है वो केरल से पीछे है लेकिन बिहार से आगे है। उसी तरीके से लिटरेसी रेट में बिहार सबसे पीछे है, पंजाब केरल के बाद है और केरल सबसे ऊपर है। तो इसके साथ ही एक और डाटा है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। उसमें 81% किसका है, पंजाब का, और बिहार का 41 और केरल का 91। तो देखिए ऊपर तो हमने देखा, ऊपर के आंकड़े को देखकर हमें लगा कि जो पंजाब है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन जब हम इस आंकड़े को ध्यान में लाते हैं, इस आंकड़े को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि देखिए इनकम के अलावा भी दूसरी चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर ये आंकड़े बताते क्या हैं? तो ये आंकड़े सिंपली कुछ चीजें हमें बताती हैं। ऊपर तो हमने पता चला कि लोगों के पास पैसा कितना है। अब हमें यहाँ इन आंकड़ों को देखकर ये पता चलता है, देखिए IMR को देखकर पता चलता है कि पंजाब, केरल, बिहार, यहाँ पर हेल्थ की स्थिति क्या है, हॉस्पिटल अच्छे हैं या नहीं, लोगों के हेल्थ कैसी है। इसके बाद लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोगों को अच्छी तरीके से एजुकेशन मिलता है या नहीं, पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं या नहीं, इस तरीके की चीज़ें। और इस चीज़ को देखने पर पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या नहीं, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट हैं वो हमें पता चलता है, और लोगों के जो लाइफ है वो किस तरीके से वो जी रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए ये टेबल हमें आखिर बताता क्या है। तो देखिए पहला कॉलम ये बताता है कि जो केरल है वहाँ पर 1000 बच्चे जो जिन्होंने जन्म लिया था उनकी 1 साल उम्र होने से पहले ही मौत हो, उनमें से 11 बच्चों की 1 साल उम्र होने से पहले ही मौत हो गई। और ये पंजाब की 1 साल उम्र होने से पहले मौत होने वाले बच्चों की संख्या थी 49, जो कि करीब 5 गुना ज़्यादा थी। इसके मुकाबले अगर दूसरी जगह पर देखें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो पंजाब का ज़्यादा था केरल से, जैसा कि टेबल 1.3 में बताया गया है। तो आप एक तरीके से सिंपली सोच सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से वो भी पेरेंट्स थे जो कि अपने बच्चों को प्यार करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई किसी न किसी रीज़न से, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, वो माल न्यूट्रिशन हो या फिर हेल्थ का इशू हो या फिर कोई डिजीज़ हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए कितना परेशानी भरा हो सकता है या फिर कितना दुखदाई हो सकता है कि उनके बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले ही मारे गए। तो इसके बाद दूसरा जो डाटा है वो कब का है, वो डाटा है, सॉरी दूसरा डाटा नहीं, ये जो डाटा आपको दिखाया गया है ये आखिर कब का है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना बात है, ये 2003 का डाटा है। और 2003 में समझ सकते हैं कि कितना साल हो रहा है, 15 साल हो रहा है अभी, और आज़ादी से करीब 56 साल अभी गुजर चुके हैं। उसके बाद हमारे देश में हेल्थ की स्थिति क्या थी। तो अभी अगर हम बात करें 2018 में इसमें काफ़ी सुधार आया है। और मेरे ख्याल से इंडिया का शायद 36 एवरेज अभी IMR है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है।
तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में ही जाकर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि काफ़ी दुखदाई हैं हमारे लिए। तो देखिए जो अंतिम कॉलम है वो बताता है कि करीब आधा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिहार में स्कूल ही नहीं जाते, और अगर आप बिहार के स्कूल में गए और वहाँ देखेंगे तो आपको आधे बच्चे बाहर घूमते हुए मिलेंगे, या फिर कोई काम करते हुए मिलेंगे, या फिर कुछ और करते हुए मिलेंगे, वो आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे। तो जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सोचिए अगर ऐसा आपके साथ होता कि आप स्कूल ही नहीं जाते, तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं या फिर किताब में रीडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी कर नहीं पाते। तो यही स्थिति इंडिया में बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को, और यह है वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो देखिए इसके पहले हमने 3 वीडियोस किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा, पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि आखिर कोई भी व्यक्ति है उसके मन में जो डेवलपमेंट के प्रति थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, यानी हर एक व्यक्ति का एक अपना डेवलपमेंट के प्रति थिंकिंग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट को किस तरीके से है हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, और इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं हम कंपेयर करने के लिए डेवलपमेंट को 2 स्टेट्स के बीच में या फिर 2 कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो देखिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने केरल और पंजाब और बिहार को कंपेयर किया था। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो एवरेज पर्सन का इनकम था पंजाब में वो केरल के मुकाबले ज़्यादा था, लेकिन जो क्रूशियल एरियाज़ हैं जैसे हेल्थ है या फिर एजुकेशन है, वहाँ पर केरल का जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो उसका रीज़न ये है कि जो पैसे हैं, तो पैसे तो हैं पंजाब के लोगों के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन आप पैसे से सभी चीज़ें खरीद नहीं सकते, सभी सर्विसेज आपको मिल नहीं सकती जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जो इनकम है या फिर पर कैपिटा इनकम है, इसको यूज़ करके हम एक तरीके से ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एक ख़ास इलाके में जो लोगों का लाइफ है, लोगों का जो जीवन है वो कैसा है, वो अच्छा है, ख़राब है, या फिर बहुत अच्छा है, बहुत ख़राब है, ये हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए और दूसरी चीज़ों को भी हमें यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं तो कि अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे से जाकर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो और आपके पास पैसा होने के बाद आप ये नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा ओरिजिनल दवा मिल रही हो सकता है कि आपको डुप्लीकेट दवा मिले, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पैसे होने पर नहीं कर सकते, जो कि आपको आपके सोसाइटी द्वारा ही दी जा सकती हैं। तो इसके लिए एक तो आसान तरीका है जो कि बहुत लोग करते भी हैं या फिर बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, कि आप एक ऐसे इलाके में या फिर ऐसे कम्युनिटी में शिफ्ट कर जाएं जहां पर ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। तो देखिए जो पैसे हैं वो एक तरीके से आपको इन्फेक्शस डिजीज से नहीं बचा सकते, आपको पूरी कम्युनिटी को मिलकर इन चीज़ों के प्रति स्टेप्स लेना होता है या फिर काम करना होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो ये तरीका है कि आप एक दूसरी कम्युनिटी में शिफ्ट कर जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूं कि देखिए आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या फिर और कोई एजुकेशन के लिए आप अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी चेंज कर रहे हैं, वैसी कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं जहाँ पर वैसी सुविधाएं पहले से अवेलेबल हैं जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं कि जो आपके लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे आसानी से और सबसे जो अच्छा तरीका है आपके लिए प्रोवाइड करने का, कि वो आपकी पूरी जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों को एक साथ मिलकर ले या फिर एक साथ मिलकर डिमांड करे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। कि देखिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आप लोकेलिटी में रहते हैं, हो सकता है कि आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर किया हो
अपने आपके घर को सिक्योर करने के लिए। तो एक बात बताइए कि आप अपनी घर की सिक्योरिटी करते हैं, उसी तरीके से 100 घर हैं आपके सोसाइटी में जो अपने घर पर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो क्या 100 घरों के लिए अलग 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 सिक्योरिटी गार्ड रखना सही होगा, या फिर पूरी सोसाइटी के लिए एक या दो या कुछ एक ग्रुप सोसाइटी गार्ड्स का रखना सही होगा? तो जो दूसरा ऑप्शन है वो ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा सिक्योर है। तो इस वजह से बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर अपने सोसाइटी की बात करें, तो क्या आपके लिए एक अलग स्कूल खोला जाता है आपके बच्चे के लिए, या फिर आपके लिए नहीं? क्या आपके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल खोला जाता है आपकी फैमिली के लिए? नहीं। तो आप अगर जाते हैं किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर बड़े हॉस्पिटल में, दूसरे राज्य के हॉस्पिटल में या फिर दूसरे शहर के हॉस्पिटल में, तो क्या आपको सस्ता पड़ता है? नहीं, महंगा पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के इलाके में, वो अगर एक साथ मिलकर इन सर्विसेज को अफोर्ड करे या फिर एक तरीके से ये माहौल बनाए कि सरकार पर दबाव बनाए या माहौल बनाए कि आपके इलाके में स्कूल खुलने चाहिए, तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आगे भी दी गई है कि मान लीजिए आप ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे लोकेलिटी में रहते हैं जहाँ पर कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो आप ऐसे इलाके में क्या करेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आपके पेरेंट्स आपको या तो कोई प्राइवेट स्कूल में भेजें कहीं दूसरी जगह पर, या फिर आपको किसी और दूसरे शहर में भेज दें, या फिर कहीं और भेज दें। तो देखिए आप अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने आसपास के इलाके में पढ़ने में इसलिए सक्षम हैं क्योंकि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं उस इलाके में जो कि पढ़ना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो उन्हें उसे स्कूल खोलनी चाहिए या फिर किसी को स्कूल खोलनी चाहिए या और दूसरी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो चिल्ड्रेन हैं उनको पढ़ने का एक मौका मिले। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं, खासकर जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, उनको पढ़ने का एक तरीके से मौका नहीं मिलता है, या फिर सेकेंडरी लेवल तक भी नहीं पढ़ पाती हैं, और भी दूसरे तरह की परेशानियों की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये एक तरीके से खत्म होना चाहिए या फिर सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। तो इसके बाद देखिए केरल की बात कर ले, केरल में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी लो है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो बेसिक हेल्थ की सुविधा है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है दूसरे जगहों के मुकाबले पूरे इंडिया में। और इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कुछ स्टेट्स में अच्छी तरीके से काम करता है, और अगर जो पीडीएस शॉप है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जो है वो अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सुलझा लेते हैं या फिर उसको ठीक कर लेते हैं, और एक तरीके से वहाँ पर उस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास के सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने आपकी जो सोसाइटी है वही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो एक्टिविटी आप खुद से कर लें, मैं इसे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में बताया गया कि जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया हो गया या फिर उसके जो नेबर्स हो गए उनको कंपेयर किया गया है 2004 की स्थिति में, यानी मतलब 2004 के आंकड़े हैं ये सब, अभी 2018 के नहीं है। तो अभी जो नया किताब आने वाला है उसमें आपको नया आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो देखिए 2004 में पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का, इंडिया का, म्यांमार का, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनका कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम दिया गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एडवर्थ दिया गया है, लिटरेसी रेट है, ग्रॉस एनवायरनमेंट रेशियो है, एचडीआई दिया गया है। तो इन चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर नई जानकारी है इसके बारे में तो आप बहुत चौंक जाएंगे कि देखिए जो श्रीलंका है वो हर चीज़ के मामले में इंडिया से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। वो चाहे पर कैपिटा इनकम में हो या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हो या फिर लिटरेसी रेट में हो या फिर आपका ग्रोस एनवायरनमेंट रेशियो में हो या फिर एचडीआई में हो। एचडीआई में तो वो इंडिया से बहुत ही आगे है। तो एचडीआई आखिर है क्या? एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए एचडीआई को निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि लोगों का लाइफ वहाँ पर कैसा है, लोगों को परेशानी होती है या नहीं, लोगों को एजुकेशन मिलता है या नहीं, वहाँ पर दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एचडीआई निकाला जाता है। तो उसमें श्रीलंका का परफॉर्मेंस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
तो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को इस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो बड़ा देश होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया का जीडीपी बहुत बड़ा है इसलिए इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, वैसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो श्रीलंका इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन उसके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि सरप्राइजिंग, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कि जो हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है श्रीलंका, वो इंडिया से काफ़ी आगे है इन चीज़ों के मामले में। और जो बड़ी कंट्री है, हमारे जैसी बड़ी कंट्री है, उसका काफ़ी लो रैंक है वर्ल्ड में इन मामलों में। तो टेबल 1.6 को अगर आप देखें तो नेपाल भी ऐसा नहीं कि बहुत पीछे है हमारे देश से, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मतलब लगभग है हमारे कंट्री के आसपास। और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो है वो भी सजेस्ट किए गए हैं एसडीआई को कैलकुलेट करने में, और बहुत सारे नए कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो इसमें देखिए यहाँ पर सब पहले एक चीज़ लगाया गया है, वर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट में ह्यूमन वर्ड को जोड़ा गया है। तो ये यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो भी इम्पोर्टेंट है किसी एक खास देश के सिटीजन्स के लिए, उसको इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो ये जो चीज़ है उसमें इंक्लूड किया है लोगों के हेल्थ के बारे में, उनकी जो प्रोस्पेरिटी कैसी है, वो उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? तो इस पर भी आप अपना राय रख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर तो हमने डेवलपमेंट की बात कर ली कि देश डेवलप कर सकते हैं और भी डेवलपमेंट का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि जिस स्तर से हमारे देश का या किसी भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट आगे चल सकता है और वही डेवलपमेंट हमें आगे भी देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि हम अगर किसी भी तरीके से डेवलपमेंट को डिफाइन करें, तो मानिए कि कोई भी कंट्री है जो कि डेवलप्ड कंट्री है, और हम चाहेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट का लेवल है वो और भी आगे जाए, और या तो डेवलपमेंट का लेवल बढ़े या फिर डेवलपमेंट जो अभी हो रहा है उतने ही स्तर से वो डेवलपमेंट आगे चलता रहे। लेकिन ऐसा तो है कि हम तो ये चाहते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जो 20th सेंचुरी के हाफ से जो एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो उसकी वजह से क्या हम ये डेवलपमेंट को आगे जारी रख सकते हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम कोल का यूज़ कर रहे हैं या फिर और भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो कि अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद नहीं है, वो किसी दिन ख़त्म हो सकती हैं, और पूरा जो हमारा डेवलपमेंट का जो सिस्टम है वो उसी पर डिपेंडेंट है। तो इसी चीज़ को इस टॉपिक में अब हम देखते हैं कि उन चीज़ों की वजह से क्या हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हो रहा है डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में, क्या वो रुक सकता है? तो उसमें सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है ग्राउंड वाटर। तो देखिए ग्राउंड वाटर जो है वो एक तरीके का रीन्यूएबल सोर्स में आता है कि लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर का, तो ग्राउंड वाटर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा स्तर में यूज़ हो रहा है। इंडिया में नहीं, बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्तर में यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से बहुत जगहों पर जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी कम हो चुका है। और अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है इंडिया में काफ़ी एक सीरियस इशू धीरे धीरे बनते जा रहा है, और करीब 300 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने एक तरीके से रिपोर्ट किया कि उनका जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो करीब 4 मीटर तक नीचे जा चुका है पिछले 20 सालों में। और करीब 1/3 जो कंट्री है वो अपने ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है उससे ज़्यादा उसे यूज़ कर रही है। और अगले करीब 25 सालों में 60% जो इंडिया की आबादी है या फिर इलाका है वो ऐसा करेगी, यानी कि ग्राउंड वाटर को उसके औकात से ज़्यादा यूज़ करेगी, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेगी। तो इस वजह से हमारे सामने ग्राउंड वाटर की बहुत बड़ी समस्या आगे चलकर आने वाली है। और ये मेनली इसकी समस्या आपको पंजाब में या फिर वेस्टर्न यूपी में आपको देखने को मिलेगी, या फिर जो प्लेटो के इलाके हैं साउथ इंडिया में और भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी परेशानी है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जांपल है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं इनको नेचर द्वारा फिर से क्रिएट किया जाता है या फिर तैयार किया जाता है। और अगर हम इन रिसोर्सेज को
फिर से नेचर द्वारा बनाया जा रहा है, उससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हम इसे ओवर यूज़ कर रहे हैं और ये धीरे धीरे हमें हमारे सामने बहुत बड़ा संकट बनकर खड़ा हो सकता है। तो देखिए वहीं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वैसे हैं जो कि एक कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे और वो अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जो हमारा गैस यूज़ करते हैं या फिर कोल यूज़ करते हैं या फिर पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड मात्रा में है, इनकी एक लिमिटेड मात्रा है और हो सकता है अगले 50 साल में या फिर 100 साल में ये खत्म हो जाए और फिर हमें पेट्रोल डीजल कभी भी देखने को ना मिले। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2 दिया गया है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में कितने रिजर्व फिलहाल हैं बड़ी संख्या में। तो देखिए मिडिल ईस्ट जो है यानी हमारा जो सऊदी अरब का इलाका है, जो मिडिल ईस्ट है, वहाँ पर 89 बिलियन टन का रिजर्व है और जितना मात्रा में यूज़ हो रहा है अभी उस हिसाब से वो 93 सालों तक चलने वाला है, 93 सालों तक चलने वाला है। यूएसए में 4 बिलियन टन है और ये करीब 10 सालों तक चलेगा और पूरे वर्ल्ड में 137 बिलियन टन है जो कि अगले 43 सालों तक चलेगा। तो इस हिसाब से देखें तो अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो अगले 50 सालों के बाद हमारे पास कोल होगा ही नहीं या फिर क्रूड ऑयल नहीं होगा या फिर इस तरीके की जो हमारा क्रूड ऑयल है यानी पेट्रोल डीजल मोबिल इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास होंगी ही नहीं। तो आगे चलकर क्या हम इस तरीके के डेवलपमेंट को जारी रख सकते हैं जैसा कि हम आज डेवलपमेंट हमारे पास है? क्योंकि आज अगर हम अपने पूरे इंडस्ट्री को देखें तो पूरा इंडस्ट्री एक तरीके से कोल पर या फिर हमारा पेट्रोल पर डीजल पर चलता है या फिर हमारा जितने भी हमारी पेट्रोल गाड़ियां चलती हैं हमारे देशों में वो सभी पेट्रोल डीजल पर चलती हैं। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे अगले 50 सालों बाद तो आखिर हम करेंगे क्या, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसको लेकर अभी से ही एक तरीके से जो सरकारें हैं उनके बीच में परेशानियां आने लगी हैं। और क्या हम चीज़ परेशानियों की वजह से आगे चलकर हमारा जो डेवलपमेंट का स्तर है उसको आगे जारी रखने पाएंगे? ये भी एक तरीके से साइंटिस्ट के बीच और जो सरकार है वो इस चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप इन जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।